अस्सलाम वालेकुम, जैसे मोहम्मद उस्मान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ट्रांसमिशन। तो इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी नीड की, कि इस लॉ को क्यों लाया गया, ठीक है, इसकी जरूरत क्या थी। फिर हम देखेंगे कि हेसिस लॉ एक्चुअल में होता क्या है और इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस लॉ की हमें क्या जरूरत थी इस चीज से, ठीक है। देखो मेरे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ क्या बल्कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो एंथैल्पी फॉर्मेशन हम सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स की कैलकुलेट कर पाते हैं जो अपने ही एलिमेंट से बनते हैं, और ये एलिमेंट्स भी अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप कार्बन और क्लोरीन को मिक्स करो तो अगर इनके मिक्सअप करने से, इनका रिएक्शन करवाने से आपको CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हासिल हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि बच्चों जब आप कार्बन और क्लोरीन को रिएक्शन करवाते हो तो कभी भी आपके पास CCl4 जो है एक्चुअल में नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो कार्बन, ये जो आप डेल्टा HF की बात कर रहे हो वो भी फिर आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा जी, हम फिर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते तो हम इसका उल्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। क्यों आना है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना एंथैल्पी का चेंज होना है, जितना एनर्जी का चेंज होना है, उतना ही यहाँ से यहाँ आने में होना है, लेकिन साइन का फर्क पड़ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हुए प्लस का चेंज आ रहा है तो यहाँ से यहाँ आते हुए नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाते हुए नेगेटिव का चेंज है तो यहाँ से यहाँ आते हुए किसका आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम इसको डीकंपोज करवा लें, ठीक है ना। हम इसको डीकंपोज करवा के इसको तोड़ फोड़ के इसमें ले आए, लेकिन इसको डीकंपोज करवाना भी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको प्लाज्मा की जरूरत होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर, वो होता है आपके पास ऑलमोस्ट 500 केल्विन टू 5000 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अब हम पागल तो नहीं है कि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर से सिर्फ इसको डीकंपोज करवा के इसकी एंथैल्पी फाइंड करें। हम कोई और सस्ता वेज ढूंढते हैं। वो क्या होता है, आपको पता है कि आप अगर एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की। इसको हमने देखा भी था बॉम्ब कैलरीमीटर के अंदर, किस तरह से हम एंथैल्पी फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात करें तो इसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, कुछ इसमें भी डिफिकल्टीज आ रही हैं। वो क्या है? तो देखो मेरे पास सपोज करो कि बोरान है, इसको मैंने बॉम्ब कैलरीमीटर के अंदर बर्न करवाना है तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो बच्चों ये B2O3 बना देता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये भी Al2O3 बना देता है। अब इससे मसला क्या होता है? तो इससे मसला ये होता है, देखो कि ये आपके पास सपोज कर लो कि एल्यूमिनियम का टुकड़ा है जिसको आप करना चाहते हो, जिसकी कंबस्शन करवाना चाहते हो बॉम्ब कैलरीमीटर के अंदर। आपको पता है कि अगर एल्यूमिनियम का टुकड़ा है तो एल्यूमिनियम के आइटम से मिलकर बना होगा ना। तो ये आप जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम की जो एटम्स हैं जो कि सरफेस पे पड़े हुए हैं। इसी तरह से अंदर से खाली तो नहीं ना होगा, अंदर भी क्या होंगे, एटम्स ही होंगे। तो ये अंदर वाले जो एटम है वो क्या है, रेड कलर से आपको नजर आ रहे होंगे। अब जैसे ही आप इसकी कंबस्शन करवाते हो तो होता क्या है कि सबसे पहले तो ये सरफेस के एटम जो होंगे वहीं पे कंबस्शन होगी ना। तो वहां पे बच्चों जब कंबस्शन आपने करवानी है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना है। अब जब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन होती है बॉम्ब कैलरीमीटर के अंदर। तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पे जो एटम्स इसकी लेयर के ऊपर पड़े हुए हैं सारे के सारे, उनके साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। और रिएक्शन करके यहाँ पे एक ऑक्साइड की लेयर बना देती है जिसको आप Al2O3 बोलते हो। इस ऑक्साइड की लेयर बना देती है। अब इसके साथ क्या पंगा है? इसके साथ पंगा ये है कि जब ये लेयर फॉर्मेशन हो जाती है ना तो ये लेयर होती है इनर्ट, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। अगर ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगी तो अंदर वाले जो एटम्स होंगे उनको आप नहीं जला पाओगे, ठीक है। अगर अंदर वाले एटम जो हैं वो नहीं जलेंगे तो इट्स मीन कि आपके पास कभी भी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे भाई? तो ये जो सारी आपके पास प्रॉब्लम्स थी, ये सारी वजूहात थी कि हमें किसी नई टेक्निक की जरूरत थी। तो वो है हमारे पास हेसिस लॉ, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, हेसिस लॉ क्या होता है और किस तरह से साइंटिस्ट ने सोच के इस लॉ को बनाया होगा, ठीक है। तो वहां पे इस टाइम में जितने भी साइंटिस्ट थे उन सबके लिए ही ये प्रॉब्लम थी और वो सभी लगे हुए थे कि मैं सोल्यूशन ढूंढ लूं, इसका मैं सोल्यूशन ढूंढ लूं ताकि हमारा भी नाम चलता रहे।
लेकिन उनमें एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका नाम है जर्मेन हेस। इनका सोचने का अंदाज क्या था, इन्होंने बस एक ही चीज पे गौर किया, ठीक है, जहां पे बाकियों ने गौर नहीं किया। वो क्या था, इनको पता था कि इंथाल्पी जो है वो क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है। एंथैल्पी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, देखो जरा, सपोज करो कि ये एक स्टेट है आपके पास, ठीक है, और ये दूसरी स्टेट है। इसको आप बोल लो ये है आपके पास इनिशियल स्टेट, और इसको आप बोल लो ये है आपके पास एफएस यानी कि फाइनल स्टेट, ठीक है। अब अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि जितनी एंथैल्पी यहाँ पे है उतनी ही रहनी है, जितनी यहाँ पे उतनी ही रहनी है। मतलब यहाँ से जाते हुए यहाँ तक जितना एंथैल्पी का चेंज होना है वो सेम ही रहना है, वो उतना ही रहना है। बेशक आप यहाँ से यहाँ पहुंचो, बेशक आप यहाँ से यहाँ पहुंचो, बेशक आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ आओ, फिर यहाँ जाओ, ठीक है ना। एंथैल्पी का चेंज जो है वो सेम ही रहना है, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इस और इस स्टेट पे डिपेंड करेगी। यानी कि जितनी यहाँ पे है उतनी ही रहेगी, जितनी यहाँ पे है उतनी ही रहेगी। बेशक इधर से जाओ, बेशक इधर से घूम के जाओ, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये इसका जो मेन थीम है ना इसकी हेसियस लॉ का, वो यही है कि एंथैल्पी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो इट्स मीन यहाँ से यहाँ आने में जितना एंथैल्पी का चेंज होना है वो हर स्टेप में क्या होना है, इक्वल ही रहना है। यहाँ मैंने 3 आपको रूट दिखाए हैं, तीनों रूट्स में यहाँ से यहाँ तक आते हुए एंथैल्पी का चेंज क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसी चीज को ना हम एक जनरल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। वो देखो जरा कि ये मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है, मतलब ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट करवा रहा हूँ जी के अंदर, ये आपकी फाइनल स्टेट है। तो मैं ए से जी तक गया, एंथैल्पी का चेंज होगा, उसको मैं लिखता हूँ डेल्टा एच, ठीक है। ये आपके पास एक रूट हो गया जी तक जाने का। दूसरा रूट क्या हो सकता है कि मैं ए को पहले कन्वर्ट करूं बी के अंदर, फिर बी को मैं कन्वर्ट करूं सी के अंदर, फिर सी को मैं कन्वर्ट करूं डी के अंदर, और फिर डी को मैं कन्वर्ट करूं जी के अंदर। ये मेरे पास दूसरा रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हेसला क्या कहता है, हेसला ये कहता है कि यहां से यहां तक जाने में जितना एंथैल्पी का चेंज होना है वो इन रूट्स पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। बेशक आप यहां से जाओ, बेशक आप यहां से घूम के जाओ, यही है आपका हेस लॉ, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक जाने में अगर एंथैल्पी का चेंज 50 कैलोरी हो रहा है तो यहां से यहां जाने में भी एंथैल्पी का चेंज 50 ही होगा, वो इन रूट्स पे डिपेंड कभी भी नहीं करेगा। यही है आपके पास हेस लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं गया ए से जी की तरफ, तो मेरे पास डेल्टा एच चेंज आया, ठीक है। अब अगर मैं ए को कन्वर्ट करता हूँ पहले बी में, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो चेंज आता है मैं उसको बोलता हूँ डेल्टा एच 1। फिर बी से सी की तरफ गया तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एच 2, सी से डी की तरफ गया तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एच 3, डी से जी की तरफ गया तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एच 4। हेसला ने बोला है कि इस रूट से जाओ या इस रूट से जाओ, एंथैल्पी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट्स मीन कि ये डेल्टा एच जो है वो इक्वल है किसके, डेल्टा एच 1 के, डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4 के। इन सभी के क्या होगा, डेल्टा एच आपका इक्वल होगा। नहीं समझ आया तो समझाते हैं आपको। देखो जरा इसी रिएक्शन को ना मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ए कन्वर्ट हुआ जी के अंदर तो चेंज आया डेल्टा एच, ये आपके पास ये वाला रूट हो गया। अब इस रूट के थ्रू इसी रिएक्शन को लिखने लगा हूँ। कैसे, मैंने ए को कन्वर्ट किया किसमें, बी में, फिर मैंने बी को कन्वर्ट किया किसमें, सी में, फिर मैंने सी को कन्वर्ट किया किसमें, डी में, फिर मैंने डी को कन्वर्ट किया किसमें, जी में, ठीक है। यहां से जब चेंज ए से बी में कन्वर्ट किया तो चेंज आया डेल्टा एच 1, बी को सी में किया तो चेंज आया डेल्टा एच 2, सी को डी में किया तो चेंज आया डेल्टा एच 3, डी को जी में किया तो चेंज आया डेल्टा एच 4, ठीक है। अब आप अगर इन सभी रिएक्शंस को ऐड कर दो, सभी रिएक्शंस को ऐड कर दो तो क्या होगा, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, बी और बी, ठीक है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल अगर रिएक्शन लिख लो क्या होगा, ए भी कन्वर्ट हुआ है ना जी के अंदर, है ना। तो अगर मैं अब इसकी एंथैल्पी लिखूं, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी लिखूं तो वो इन सभी एंथैल्पीज का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, ठीक है। तो वो होगी आपके पास डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4, और ये किसके इक्वल होगा, इस डेल्टा एच के। तो यही मैंने चीज यहाँ पे लिखी है कि डेल्टा एच इक्वल है इनके, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हेसला बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से घूम के यहाँ तक आने में एंथैल्पी का चेंज क्या होना है, सेम रहना है। अगर ये वो कह रहा है कि ये जो चीज है वो इन सभी चीजों के इक्वल है, यानी कि आपका डेल्टा एच इक्वल है इनके, ठीक है। ये आपका हेसला बोल रहा है।
अगर अब भी समझ नहीं आई तो मैं ना इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। देखो डेल्टा एच सपोज कर लो कि इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि वो है 50 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा एच वन जब हमने ए से बी में कन्वर्ट किया तो सपोज कर लो ये आया आपके पास 20 किलो जूल पर मोल में, ठीक है। बी से सी में गए तो डेल्टा एच टू की वैल्यू आई आपके पास 5, ठीक है। डेल्टा सी से डी में गए तो डेल्टा जो चेंज हुआ उसकी वैल्यू आई आपके पास 10, ठीक है। डी से आप गए जी में तो डेल्टा एच जो 4 है वो उसकी वैल्यू आई 15। अब इन सभी की वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दो तो देखना आपके पास दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये 50 है डेल्टा एच, यहाँ पे 50 पुट करता हूँ। डेल्टा एच वन कितना है 20, डेल्टा एच टू कितना है 5, डेल्टा एच थ्री कितना है 10, डेल्टा एच फोर कितना है 15, ठीक है। ये 10 और 5 25 और 10 35 और ये 15 कितना हो गया 50। तो यही आपका फैसला बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में चेंज क्या रहना है, सेम रहना है। मतलब इधर से जाओ या इधर से जाओ, इंथाल्पी का चेंज होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बनता है और हेसला की वो कह लो कि एक और अदर स्टेटमेंट है, वो क्या है कि अगर मैं इन सभी इंथाल्पीज का सम कर दूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाऊं और फिर यहाँ से यहाँ तक आऊं तो क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। तो वो कहता है कि अगर आप इंथाल्पीज का सम करते हो, डेल्टा एच का सम करते हो, तो सम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं समेशन का। ये उल्टा एम जो होता है उसको समेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि सबको सम कर दो, ठीक है। तो सम ऑफ इंथाल्पी इज इक्वल टू 0। कब 0 होगी, जब प्रोसेस आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस कब होगा, जब मैं ए से बी में जाऊंगा, सी में जाऊंगा, डी में जाऊंगा तो मैं पहुंचूंगा कहां पे, जी में, ठीक है। तो यहां तक सपोज कर लो कि आप जब आए हो तो आपने आधा साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जब मैं जी से वापस आऊंगा ए की तरफ तो ही मेरा साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक जाने में अगर चेंज प्लस का हुआ है तो यहां से वापस आप एक की तरफ जाओगे ना तो चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आती है इस चेंज की, देखो जरा। अब आपको जनरल रिएक्शन समझाता हूं कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के CO2 बनाता हूं, ठीक है। तो यहां से एंथैल्पी का चेंज होता है वो होता है -393 किलोजूल पर मोल। अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दूं, मतलब मैं CO2 को डीकंपोज करवा दूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, तो बच्चों एंथैल्पी का चेंज सेम ही रहना लेकिन साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस रिएक्शन में एनर्जी कैसे निकलेगी, लेकिन इस रिएक्शन में एनर्जी आप जल्द करवाओगे इतनी तो ये इसमें टूट जाएगा। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि ए से अगर आप जी की तरफ जाते हो, ठीक है, तो एनर्जी का जितना चेंज होता है, ठीक है ना, अगर तो चलो जी हम कहते हैं +50 का चेंज होता है, ठीक है, तो यहां से यहां आने में भी उतना ही चेंज होना है, ठीक है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। मतलब यहां से यहां तक आते +50 का हुआ है तो यहां से यहां तक -50 का होगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो यही चीज वो बोल रहा है कि समेशन डेल्टा एच क्या होती है, 0 के इक्वल होती है किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। और यही जो चीज है इस हेस लॉ को प्रूफ भी करती है, ठीक है ना, कि ये अकॉर्डिंग टू किसके है, आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, ठीक है ना। असल में ये उसी की एप्लीकेशन है, एक उसी लॉ को हमने आप कह लो कि डिस्क्राइब किया है अदर वर्ड्स के अंदर, डिफरेंट वर्ड्स के अंदर उसको हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो यही इसका प्रूफ भी होता है, हेस लॉ का थ्योरेटिकल प्रूफ भी है। देखो मैंने ए से गया हूँ जी तक तो मेरे पास चेंज आया 50, ठीक है, और जी से मैं गया हूं ए तक तो मेरे पास चेंज आया फिर भी 50 का, लेकिन साइन चेंज हो गया। अगर आप सोचते हो कि ये दोनों इक्वल किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है ना, हेसला जो कह रहा है वो किस तरह से ठीक कह रहा है। अगर आप सोचते हो कि यहां से यहां तक आने में चेंज, चलो सपोज कर लो कि हम कहते हैं कि यहां से यहां आने में चेंज जो है 70 का हुआ है और यहां से यहां आने में चेंज क्या हुआ है, 50 का हुआ है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 70 - 50 इज इक्वल टू 20। तो ये 20 की जो एनर्जी है ना, 20 किलो जूल की जो एनर्जी है, इसका पंगा बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बोलता है कि एनर्जी कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही मतलब उसको खत्म कर सकते हो। अगर आप एनर्जी को बना भी नहीं सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, तो ये कहां से आ गई, ठीक है, ये एनर्जी कहां से आ गई। तो अगर मैं इस प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू इसके बार बार रिपीट करूंगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी मैं बना सकूंगा। लेकिन ये
कभी भी आपकी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। क्योंकि वो कहता है कि एनर्जी को ना ही तो बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, जितनी होती है उतनी ही रहती है, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है ना। आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो, कभी भी उसको आप बना नहीं सकते, कभी भी उसको खत्म नहीं कर सकते। तो ये कहाँ से आ गई बीस की एनर्जी, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये चीज़ जो है हम कह रहे हैं कि यहाँ से 70 हुई और यहाँ से -50 हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका हेस्ट लॉ जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये तक यहाँ तक तो हुआ ना आपका हेस्ट लॉ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं और उसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ आती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हेसेस लॉ को यूज करते हुए। देखो मैंने बच्चों कार्बन से बनाना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनानी है, तो यहाँ पे मैं हाफ कर देता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना वो कैलकुलेट नहीं कर पाते इस रिएक्शन की मदद से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना वो लाजमी बनती है। अगर वो लाजमी बन रही है तो इसमें हम सीओ की एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे भाईजान, हम लेंगे सहारा किसका, हेस्ट लॉ का, ठीक है। हेस्ट लॉ क्या कहता है आपको, वो कहता है कि आप क्या करो, सबसे इसको मैं खत्म करता हूँ दोबारा से, ठीक है। वो कहता है कि आप अलग-अलग से एंथैल्पी फाइंड कर लो, ठीक है। आप सबसे पहले CO2 की एंथैल्पी फाइंड कर लो, ठीक है। एक रिएक्शन हो गया आपके पास जिसमें आपने CO2 की एंथैल्पी फाइंड कर दी, ठीक है। फिर कहता है कि ये तो आपके पास डायरेक्ट रूट हुआ, दूसरा रूट चूज करो। वो क्या है कि आप इसको पहले कन्वर्ट करो CO में, ठीक है। फिर CO के अंदर आप हाफ ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर, ठीक है। एक ही रूट आपके पास ये हो गया, एक रूट आपके पास ये हो गया। अगर इसकी डायग्राम बनाऊं तो वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी, कार्बन और ऑक्सीजन आपने ऐड किए तो उसने आपको क्या दिया CO2, ये वो आपके पास डायरेक्ट रूट, ठीक है। फिर दूसरा रूट क्या है, वो ये है कि आप कार्बन में हाफ ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CO मिलेगा। अब इस CO में आप हाफ ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इसकी एंथैल्पी है, ये वाली एंथैल्पी जो है इसको मैं डेल्टा H1 कह देता हूँ, इस एंथैल्पी को डेल्टा H2 कह देता हूँ, इसको मैं डेल्टा H बोल देता हूँ, ठीक है। ये वाली अगर मेरे पास एंथैल्पी है, ठीक है, और ये वाली एंथैल्पी है, ये दोनों मेरे पास हैं, तो इसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा H किसके इक्वल है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी जो एंथैल्पी होती है ना डेल्टा H की, वो होती है -393 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसकी डेल्टा H1 है, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है, तो वो हमें नहीं पता कितनी है। इसकी जब मैंने कैलकुलेट की तो ये मेरे पास आती है डेल्टा H2 आता है मेरे पास -283 किलो जूल पर मोल में, ठीक है। अब आपने सिंपल करना है, दोनों रिएक्शंस को ऐड ही करना है भाई। ऐड करोगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसिल हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो ये कार्बन हो जाएगी, ठीक है। हाफ और हाफ एक हो गया, O2 पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास CO2 बच जाएगा। अगर मैं इसकी एंथैल्पी लिखूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। हेसला क्या बोलता है कि इस रूट से आओ या इस रूट से आओ, दोनों एंथैल्पीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो मतलब आपका डेल्टा H जो होगा वो इक्वल होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब आप इनमें इनकी वैल्यूज पुट करो, डेल्टा H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डेल्टा H1 की। डेल्टा H कितना है, -393, ठीक है। डेल्टा H1 कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे रहने दो। अब ये प्लस था तो ये माइनस था, तो मैं इसको प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया 283, उसको उठा के इधर भेज दो, आपके पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा H1 की। ये -393 हुआ, ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस का 283 इज इक्वल टू डेल्टा H1। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा H जो 1 होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 1110, और साथ में साइन आएगा माइनस कर दूंगे, बड़ी जो रकम है उसके साथ माइनस है, ठीक है। किलो जूल पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा H1 का -110 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास अब ये कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हम हेस्ट लॉ को यूज करके जो हमारे पास पॉसिबल नहीं थी चीजें उनकी भी हम एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसकी पॉसिबल नहीं थी, क्यों? क्योंकि CO के साथ साथ आपके पास CO2 लाजमी बन जाती थी, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड में हाफ ऑक्सीजन ऐड की, उसकी एंथैल्पी फाइंड कर ली, और कार्बन में पूरी ऑक्सीजन ऐड की, उसकी एंथैल्पी फाइंड कर ली। तो इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, फिर ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल्स को हल करते हैं। हम अब कार्बन की जगह पे कोई और कंपाउंड उठा के रखते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं। देखो मेरे पास है, सपोज करो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसमें मैंने ऐड करना है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये रिएक्शन होगा, कन्वर्ट होगा NaHCO3 के अंदर, ठीक है, NaHCO3 के अंदर। और इस केस में जो आपके पास डेल्टा H की वैल्यू आएगी, इसको डेल्टा H वन लिख लो, चलो, वो आता है आपके पास आई थिंक -48 किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू बुक से देख लीजिएगा, आई थिंक इतनी है, समथिंग है -48 के साथ, ठीक है। तो अब क्या करो, इसमें NaHCO3 के अंदर एक और NaOH का मोल ऐड कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, Na, ये Na और ये Na क्या बना देगा, Na2, ये CO3 इसके साथ आ जाएगा फिर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, OH और H मिलके H2O बना देगा। और यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू जो होगी, इसको मैं डेल्टा H2 लिखता हूँ, ये होती है -41 समथिंग किलो जूल पर मोल में, ठीक है। अब इन दोनों की आपके पास एंथैल्पी है। तो आपसे पूछता क्या है, सपोज करो कि आपसे पूछता है कि 2NaOH, ठीक है, इसमें जब आप CO2 ऐड करते हो तो रिएक्शन आपके पास होता है Na2CO3 प्लस H2O। वो कहता है कि इसकी एंथैल्पी कितनी है वो हमें फाइंड करके दो, या वो बुक में आपको दे ही रहा है, वो सिर्फ फाइंड है, आपको बता रहा है, ठीक है ना, हैश लॉ को प्रूव करके कि डेल्टा H डेल्टा H1 डेल्टा H2 के इक्वल होगा। असल में क्या है कि अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे ना, तो खुद ब खुद ही आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कैसे, तो यहाँ से जो कटता है उसको काट दो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये इधर है, ये इधर है, ये दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, ये NaH ये NaH, 2NaH हो गया, ये CO2 इधर आ गई, ठीक है, रिएक्शन हुआ, Na2CO3 बना प्लस H2O बना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाय देन डेल्टा H किसके इक्वल होगा, फिर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, ठीक है। बुक में वो इसकी एंथैल्पी भी आपको दे रहा है, ठीक है। तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आई थिंक है -89 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे लिखो -89 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू कितनी है, -48 प्लस -41। तो -89 इज इक्वल टू माइनस, चलो ये माइनस और ये माइनस का आ जाएगा प्लस का, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी -89 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब लाइट चला गया तो हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन होगा तो लाभ ही पूछेगा। थैंक यू।